नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके लेकर आए हैं एक और नई वीडियो के साथ एक और नई जानकारी। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान जीके के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि आरएसएमएसबी बोर्ड के द्वारा प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं जो पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, उनका विस्तृत सोल्यूशन आपको बताएंगे। और ये सभी जो क्वेश्चंस हैं आपको आगामी जो परीक्षा है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल जो पेपर्स में जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं। तो हम ये आशा करेंगे कि आपके जो क्वेश्चंस हैं आगे आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। सभी क्वेश्चनों का आंसर विस्तार रूप से हम चर्चा करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो या कोई अन्य आपका सजेशन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करके वहाँ से इस क्वेश्चंस की PDF फाइल और अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। इसमें जो क्वेश्चन है वो राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी और हिस्ट्री तीनों के मिक्सर क्वेश्चन है। ये जो पेपर है 18 मई को जो JN का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट का, वो है 2022 में हुआ था। ठीक है, पहला क्वेश्चन है माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस में है। तो माही कंचन और माही धवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जौ, गेहूँ, मक्का और चावल। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मक्का, क्योंकि माही कंचन और माही धवल जो हैं ये मक्के की फसलें हैं। और अपने जो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र जो बांसवाड़ा का में एक उपग्रह है, तो बांसवाड़ा ने इन जो किस्म है इनको विकसित किया था, जिसमें माही कंचन, माही धवल और एक माही सुगंधा है जो चावल की किस्म है। तो माही कंचन और माही धवल अगर पूछें तो मक्का की किस्म है, जबकि माही सुगंधा अगर आपसे पूछ लें तो एक चावल की किस्म है जो कि बांसवाड़ा के द्वारा तैयार की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 पर अगर हम बात करें तो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो यहाँ पे बात चल रही है राजस्थान भू राजस्व अधिनियम। ठीक है, अगर भू राजस्व अधिनियम की बात करते हैं तो ये तो अधिनियम पारित हुआ था अपने 1956 ईस्वी में। ठीक है, इसी के साथ कई बार एक सवाल आता है कि राजस्थान में जो काश्तकारी अधिनियम था वो कब पारित हुआ था। तो वो 1955 में पारित हुआ था। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम पूछे तो 1956 है, और काश्तकारी अधिनियम पूछे तो वो 1955 में पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सीफ है। सीफ अरावली पर्वत में चोटी, पैराबोलिक बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तो सीप क्या है? सीप क्या है? जो अपना मरुस्थलीय जो क्षेत्र है राजस्थान के, आपको पता है कि 61.11% क्षेत्र जो मरुस्थलीय है, वहाँ पे अनेक जो माटी का विस्तरण जो होता है, जो मरुस्थल का प्रसार होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, वो तो अनेक प्रकार के जो वहाँ पे बालू का स्तूप बनते हैं उनसे उनका विस्तार फैल रहा है। तो वहाँ पे एक सीफ जो होता है ये एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप होते हैं। ठीक है ना, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। ये होता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य क्या होते हैं? अनुदैर्ध्य जो बालू जो रेत होती है वो हवा के समानांतर, मतलब उनका विस्तार होता है एक जगह से दूसरी जगह, वायु के साथ मिट्टी का एक जगह दूसरी स्थलांतर होता है। जो समानांतर होता है उसको अनुदैर्ध्य कहते हैं। अनुप्रस्थ होता है जो 90 डिग्री मतलब समकोण पर होते हैं, उनको अनुप्रस्थ बोलते हैं। अनुदैर्ध्य बालू के स्तूप अगर आपसे पूछ लें सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो अनुदैर्ध्य बालू के स्तूप सबसे ज़्यादा जैसलमेर में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लें अनुप्रस्थ बालू के स्तूप सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो अनुप्रस्थ जो बालू के ये सबसे ज़्यादा जोधपुर में पाए जाते हैं। ये कहाँ? ये जैसलमेर में। ठीक है ना, जैसलमेर में पाए जाते हैं। तो सीप एक अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो ये चौथा क्वेश्चन है, यह राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक है, यहाँ पे 2 कथन दे रखे हैं। तो राजस्थान जो लोक सेवाओं में गारंटी अधिनियम है उसके बारे में, इसकी शुरुआत 15 सरकारी विभागों के 108 सेवाओं से की गई। सेवा प्रदान करने की निर्धारित अवधि की गणना में राज्य के अवकाशों को छोड़ा जाता है। यहाँ पर सही कूट का चयन करना है। ठीक है, तो अगर राजस्थान गारंटी अधिनियम की बात करें तो इसमें पहला भी सही है, क्योंकि इसकी शुरुआत 15 सरकारी विभागों के 108 योजना सेवाओं से की गई थी, और सेवा प्रदान करने की निर्धारित अवधि की गणना में राज्य के अवकाशों को छोड़ा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम। ठीक है, तो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम की अगर बात करें तो इसके अंदर राजस्थान की 5 झीलें शामिल होती हैं। इसमें हाल ही में एक छठी झील मानसागर जो जयपुर में, उसको भी शामिल कर लिया गया है। तो अगर 5 जिलों की अगर बात करें तो उनमें कौन कौन सी आती हैं, जैसे पिछोला और फतेह सागर दोनों उदयपुर की हैं, दोनों आती हैं उसमें। आना सागर ये भी आती है। इसके अलावा पुष्कर झील है वो भी आती है। नक्की झील माउंट आबू में है वो भी आती है। और मानसागर मैंने अभी बताई जो नई है जयपुर की, वो भी आती है। इसमें कोलायत जो ये है ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय झील संरक्षण में पिछोला और फतेह सागर दोनों उदयपुर की, दोनों शामिल हैं। आना सागर है जो अजमेर में है, और अजमेर में एक और जो पुष्कर झील है वो पुष्कर भी इसमें आएगी। और इसके अलावा जो नक्की झील है अपनी, ठीक है ना, नक्की झील, तो ये भी इसमें शामिल होगी। तो इसमें कोलायत झील शामिल नहीं, तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता था। ठीक है ना, जो आदमकद चित्र मतलब व्यक्ति की पूरी
जो फोटो बनती है उसमें, ठीक है ना, सिर से लेकर पैर तक की, तो उसको आदम का चित्र बोलते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा आदम का चित्रों की अगर बात करें, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मतलब चित्र बने आदम का तो जयपुर में बने, और जयपुर में यहाँ पे एक चित्रकार था साहिब राम, ठीक है ना, जिसने ईश्वरी सिंह का सबसे पहले आदम का चित्र बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। राजस्थान के जैसे विस्तार की अगर बात करते हैं, ऐसे पूरा विस्तार है। उत्तर से दक्षिण की अगर बात करते हैं तो राजस्थान की जो टोटल सीमा है अंतर्राष्ट्रीय 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जो कि गंगानगर से स्टार्ट होती है, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। तो टोटल अपनी 1070 किलोमीटर लगती है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार अगर तो गंगानगर, ठीक है, बीकानेर है, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर है। सबसे ज़्यादा अगर कई बार सवाल आ जाता है कि सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय किस जिले की लगती है, तो सबसे ज़्यादा जैसलमेर की लगती है 464 किलोमीटर, ठीक है ना। सबसे कम अगर पूछ लें तो बीकानेर की लगती है 168 किलोमीटर। इसके अलावा अगर बात करें बाड़मेर की तो 228 और गंगानगर की 210 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था, ठीक है ना। शेरगढ़ का किला कहाँ पड़ता है, वर्तमान में 12 जिले में, पहले 12 कोटा के अधीन ही आता था, रियासत का अधीन। तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि कोटा के महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था किस मुगल सम्राट ने। इसका राइट ऑप्शन होगा फरूक सियार, ठीक है ना, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात करते हैं तो किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था। किशनगढ़ में आपको पता है एक हवाई अड्डा है, तो इस हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया था। इसकी अगर हम बात करें तो ये वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी उस समय, वो वसुंधरा राजे ने इसका उद्घाटन किया था, और ये अक्टूबर 2017 की बात है। तो 2017 में इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिंचाई परियोजना और जिलों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे सिंचाई परियोजना को नाम दे रखा है और सुमेलित जिले दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो अगर बात करें नहूर सिद्धमुख हनुमानगढ़ चूरू में, सोम कंबला अंबा डूंगरपुर में, सोम कागदा राजसमंद में और सावन भादो कोटा में, इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। तो नहूर सिद्धमुख हनुमानगढ़ चूरू में है, बिल्कुल सही है। सोम कमला अंबा डूंगरपुर में है, माही नदी के ऊपर है। सोम कागदार ये गलत, राजसमंद में नहीं होकर ये उदयपुर में है, और सावन भादो कोटा में, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ए बी और डी सही है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है, इसमें सी सुमेलित नहीं है। सोम कागदार जो परियोजना है ये उदयपुर जिले में पड़ती है, ठीक है ना। सावन भादो तकली ये परियोजना दोनों कोटा जिले में पड़ती हैं, ठीक है ना। और नहौर सिद्धमुख हनुमानगढ़ चूरू में पड़ती है, सोम कमलम्बा ये डूंगरपुर में पड़ती है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सोम कागदार राजसमंद में सुमेलित नहीं है, उदयपुर में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है। हरे वृक्षों की रक्षा के लिए, ठीक है, तो ये आप सभी को पता होगा। हरे वृक्षों की जो रक्षा की थी, हरे वृक्षों की, वो किसने की थी, विष्णु संप्रदाय ने की थी, ठीक है ना। अमृता देवी जी ने 1703 ईस्वी में पेड़ को बचाने के लिए अपने आप को पेड़ से लिपट के और बलिदान दिया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है कि जब भी विधानसभा के चुनाव होते हैं और जब एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, तो जिनको शपथ दिलाई जाती है विधायकों को, इसके अलावा जो विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है उनको, तो वो कार्य प्रोटेम स्पीकर का होता है। तो ये कार्य जो पिछली सरकार होती है उनमें से किसी भी एक आदमी के द्वारा जिम्मेदारी दी जाती है। और अब की बार अगर बात करें 15वीं विधानसभा की, ठीक है ना, तो 15वीं विधानसभा में जब ये चुनाव संपन्न हुए थे, तो उसके बाद में गुलाब चंद कटारिया जिस समय राजस्थान सरकार के गृह मंत्री थे, उन्होंने ये प्रोटेम स्पीकर का कार्य किया था, ठीक है ना। तो ये कौन थे, नियुक्ति इनकी कौन करता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो इनकी जो नियुक्ति की जाती है प्रोटेम स्पीकर की, वो की जाती है अपने नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, ठीक है ना। विधानसभा में जो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो नेता प्रतिपक्ष करता है, ठीक है ना। तो इसमें अपने की बार गुलाब चंद कटारिया थे प्रोटेम स्पीकर में सदस्यों को शपथ दिलाना, और ये कार्य इसकी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, बड़ली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है, कहाँ स्थित है। बड़ली का शिलालेख आपने पढ़ा होगा खूब, अजमेर जिले में स्थित है ये, ठीक है ना। तो कौन सी जगह पड़ता है ये, अजमेर में है, और ये सबसे प्राचीन शिलालेख है राजस्थान का, लगभग 443 ईसा पूर्व का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जोहर किया था। चित्तौड़ का द्वितीय शाखा, ठीक है ना। प्रथम शाखा तो 1303 में हुआ था, द्वितीय शाखा होता 1534 में, रानी कर्मावती ने जोहर किया था, ठीक है। यहाँ पे कर्णावती गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर रानी कर्मावती आएगी, इसने जोहर किया था। और इसके साथ जो रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है ना। तो रानी कर्णावती की जगह यहाँ पे कर्मावती आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है,
इनमें से कौन सा घनलोक वाद्य यंत्र नहीं है? घनलोक वाद्य यंत्र, ठीक है ना, घनलोक, घन होते हैं जो धातु से बने होते हैं, तो कौन सा नहीं है? हांकल, मंजीरा, बांकिया और चींपिया। तो आपने सुना होगा बांकिया, एक बड़ा सा होता है, बिल्कुल 2-3 बार महुआ जो अपने बड़ी बड़ी बजाते हैं ब्याह शादियों के समय में, ठीक है ना। तो बांकिया ये एक सुशिर वाद्य यंत्र है, घनलोक वाद्य यंत्र नहीं है, ठीक है ना। तो बांकिया किस में आ जाएगा? सुशिर वाद्य यंत्र में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य काले हिरण और कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है? तो ये गजनेर अभ्यारण्य है, ठीक है ना। नहीं, ताल छापर जो चूरू में पड़ता है वो है, ठीक है ना। गजनेर तो बीकानेर में पड़ता है, ताल छापर जो चूरू में है वो काले हिरण और कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर ताल छापर चूरू वाला आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं 17 नंबर जो है, कौन सा सुमेलित नहीं है? मरुस्थल का प्रवेश द्वार, राजस्थान का जिब्राल्टर, नीला शहर और 100 द्वीपों का शहर। तो 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा बिल्कुल सही है, नीला शहर जोधपुर बिल्कुल सही है, राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर बिल्कुल सही है, मरुस्थल का प्रवेश जैसलमेर नहीं होकर जोधपुर होगा, ठीक है ना। तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, जिंगोली पर्वतसर का युद्ध जो 1807 ईस्वी में लड़ा गया था वो किन किन के बीच में लड़ा गया था? जिंगोली पर्वतसर का युद्ध 1807 ईस्वी में लड़ा गया था। तो आपको पता होगा ये जो युद्ध लड़ा गया था, जयपुर के सवाई जगत सिंह थे और जोधपुर के मान सिंह थे, इनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। तो जयपुर और जोधपुर के मध्य में लड़ा गया था। जयपुर का कौन था? जयपुर के सवाई जगत सिंह और जोधपुर के मान सिंह। किसके लिए हुआ था? तो आपको पता होगा मेवाड़ के महाराणा जो भीम सिंह थे उनकी पुत्र थी कृष्णा कुमारी, जिनकी शादी पहले जोधपुर के महाराजा के साथ हुई थी, लेकिन उनकी असामयिक मृत्यु के बाद में इन्होंने उसकी शादी जयपुर के महाराजा के साथ तय कर दी थी। इससे जोधपुर का महाराजा नाराज हो गया था और फिर उन मेवाड़ को बीच में छोड़कर जयपुर के महाराजा को हराने के लिए जोधपुर के महाराजा ने जयपुर के महाराजा पर शासन किया था। तो जोधपुर के महाराजा ने आक्रमण किया था, ठीक है ना। तो जोधपुर का महाराजा जिस समय मान सिंह था उसने जयपुर के महाराजा जगत सिंह को इस युद्ध में पराजित किया था 1800, लेकिन पराजित इसमें जोधपुर का ही महाराजा हुआ था, ठीक है ना। तो ये गिंगोली का युद्ध लड़ा गया था, जिसको जिंगोली या गिंगोली बोलते हैं, पर्वतसर में लड़ा गया था 1807 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी? दोहरी डबल डायरशाही, ठीक है ना, डायरशाही। तो नीमूचाना कांड हुआ था अपने अलवर जिले में हुआ था ये, ठीक है ना। और ये तारीख थी इसकी 14 मई 1925 को, और ये कांड हुआ था। इस कांड को गांधी जी ने कहा था कि दोहरी डायरशाही, मतलब इन्होंने बताया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है उसे विभिन्न कांड इन्होंने इसको बताया था। मानगढ़ कांड अगर आपसे पूछ ले तो ये कब हुआ था? तो मानगढ़ कांड हुआ था 17 नवंबर 1913 में, ठीक है ना। ये 17 नवंबर 1913 को, 17 नवंबर 1913 में। और नीमूचाना वाला हुआ था 14 मई 1925 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से कौन सी राजस्थान में लोक नाट्य शैली नहीं है? इनमें से कौन सी है जो राजस्थान में लोक नाट्य शैली नहीं है? ढाडी, रम्मत, ख्याल और स्वांग, ठीक है। तो ढाडी जो है ये एक जनजाति है, लोक नाट्य नहीं, बल्कि रम्मत, ख्याल और स्वांग तीनों यहाँ पे लोक नाट्य हैं राजस्थान के, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। ये 21, किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी? ठीक है ना। तो जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति किस समय हुई थी? ये हुई थी महाराणा लाखा के समय, ठीक है ना। महाराणा लाखा के समय जावर की खानों में चांदी की खोज हुई थी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आता है, राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? ठीक है ना। तो भीलों के द्वारा पहाड़ी भागों में जो कृषि की जाती है उसको क्या कहते हैं? ठीक है ना। भील क्या जो जनजातियाँ हैं वो पहाड़ी क्षेत्र में भी और समतल जगह में भी, वहाँ पे स्लैश एंड बर्न जो एक प्रकार की कृषि होती है, ठीक है ना, उसमें क्या करते हैं, पेड़ पौधों को जलाकर और उस जो राख बनती है उसके खाद के रूप में यूज कर वो खेती करते हैं। तो एक तो होती है पहाड़ों पर, एक होती है मतलब समतल मैदानों पर, ठीक है ना, मैदानों पर जो होती है। तो पहाड़ों पर जो कृषि की जाती है उसको तो चीमाता कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लेकिन अगर यही खेती मैदानी भागों पर की जाती है तो मैदानों पर जो खेती की जाए उसको दजिया कहते हैं। मैदानों में दया आता है, दजिया में दया आता है। तो मैदानों में की जाएगी जो कृषि वो दजिया कहलाती है, पहाड़ों पर चीमाता की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, टोटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? टोटी आभूषण, तो टोटी जो आभूषण है वो शरीर के कान में पहना जाता है, ठीक है ना। पान में जैसे पीपल पत्ता और टोटी ये कान के आभूषण है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन से जिले से गजनेर लिप नहर से लाभान्वित होते हैं? कौन से जिले हैं जो गजनेर लिप नहर, ठीक है ना। ये गजनेर लिप नहर की अगर बात करें तो ये कौन सी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है जिसकी 9 शाखाएं और 7 लिफ्ट नहरें हैं। उन 7 लिफ्ट नहरों में से एक लिफ्ट नहर का नाम दिया है यहाँ पे गजनेर लिप नहर। और इससे पूछना है कि इनमें कौन कौन से लाभान्वित जिले होते हैं। तो एक तो बीकानेर है और एक नागौर है, 2 जिले से लाभान्वित होते हैं, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लें
कि जो गजनीर लिपि नहर है इसका प्राचीन नाम क्या था, या मतलब वो नया नाम क्या है, तो इसका नया नाम जो चेंज कर दिया है वो पन्नालाल बारूपाल कर दिया है, ठीक है ना, नया नाम। तो गजनीर लिपि नहर का नया नाम पन्नालाल बारूपाल है, और ये बीकानेर और नागौर को लाभान्वित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से कौन सा अभिलेख और शिलालेख है जो जिले स्थान से सुमेलित नहीं है। मानमुरी चित्तौड़गढ़ में बिल्कुल सही है, चीरवा उदयपुर में बिल्कुल सही है, बसंतगढ़ सिरोही में बिल्कुल सही है, घटियाल जैसलमेर में नहीं होकर ये जोधपुर में है, ठीक है ना। गुर्जर प्रतिहारों के समय का है, और उस समय ये कक्कू जो शासक था उसके समय का ये शिलालेख है, ठीक है ना, 861 ईस्वी के लगभग है, और ये शिलालेख जो है नागरी लिपि में लिखा गया था, ठीक है ना। इसका कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, घटियाल शिलालेख कौन से शासक के समय का है या किन शासकों के समय का, तो इसका पूछ लें तो इस प्रकार आपसे पूछे तो गुर्जर प्रतिहारों के समय का है, कक्कू के समय का है, और ये नागरी लिपि का है, संस्कृत भाषा का है, 861 ईस्वी का है, ठीक है ना, 861 ईस्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में ब्रिटिश छावनियाँ कितनी थी, ठीक है, आप सभी को पता होगा। सबसे सीधा सवाल है, 1857 के समय तो राजस्थान में जिस समय जब क्रांति हुई थी उस समय राजस्थान में 6 छावनियाँ हुआ करती थी। कौन कौन सी छावनियाँ थी? एरिनपुरा, नीमच, देवली, ब्यावर, नसीराबाद और खैरवाड़ा, ठीक है ना। जिनमें से अगर आपसे पूछ लें कि 1857 क्रांति में कौन कौन सी जो ब्रिटिश छावनियाँ थी जिन्होंने भाग नहीं लिया था, ठीक है ना, तो खैरवाड़ा और ब्यावर थी, इन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था, ठीक है ना। तो 6 छावनियाँ थी 1857 क्रांति के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, चौखिलाव महल राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? चौखिलाव महल, चौखिलाव महलों के अगर आपसे पूछें तो राजस्थान में कौन सी जगह में स्थित हैं, तो ये जोधपुर में जो मेहरानगढ़ दुर्ग उसमें बने हुए हैं, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लें जो मेहरानगढ़ दुर्ग उसमें कौन कौन से महल बने हुए हैं और ये कौन सी पहाड़ी पर है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, चिड़िया टुक पहाड़ी पर है, ठीक है ना। इसमें चौखिलाव महल, मोती महल, फतेह महल है, फूल महल है, ये सभी महलों के नाम है जो जोधपुर दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में बने हुए हैं, जोधपुर दुर्ग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, दधिमती माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, ठीक है, दधिमती माता। तो दधिमती माता मंदिर जो है गोठ मंगलो नागौर में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्पकला से संबंधित है? राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त है मोहनलाल, तो किस शिल्पकला से संबंधित है? इनकी अगर बात करें तो जो मोलेला मरणमती जो कला होती है, मरण मूर्ति कला, मतलब मिट्टी से मूर्ति बनाना, ठीक है ना, पका के जो मिट्टी को पकाकर जो मूर्ति बनाई जिनको पेंट वेंट करके, मोलेला मरण मूर्ति कला कहलाती है। इसको पुरस्कार प्राप्त होता है, राष्ट्रीय पुरस्कार कौन थे? मोहनलाल थे, ठीक है ना। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, आखा तीज किस माह में आती है? आखा तीज की अगर बात करें तो बैसाख महीने में आती है। अब पूछ लें कि आखा तीज किस तिथि को मनाई जाती है, तो बैसाख में आती है ये, और ये शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, ठीक है ना। तो आखा तीज कब आती है? बैसाख में, शुक्ल पक्ष की तृतीया को, और इस दिन सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं, राजस्थान में ये कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, राजस्थान के राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था? ठीक है, निजी संपत्ति, राजा की सीधी संपत्ति, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो खालसा जो जमीन हुआ करती है उस पर राजा का सीधा नियंत्रण हुआ करता था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? तो 75 से 110 वार्षिक समय में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा, ठीक है। ये दक्षिणी राजस्थान जो क्षेत्र है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर साइड में, यहाँ पे जो पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई के ऊपर 75 से 110 वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लें सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो सिरोही में पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़न जो अरावली का पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है ना, पश्चिमी साइड में तो मरुस्थल, पूर्वी क्षेत्र में जो ढाली क्षेत्र है, ढलान वाला है, उस साइड में मिश्रित पतझड़न वन पाए जाते हैं। और राजस्थान के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल शुष्क जो वन पाया जाता है, शुष्क झाड़ियों वाला जो वन पाए जाते हैं, शुष्क वन पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर, ठीक है ना। सबसे कम अगर पूछे तो सदाबहार वन है जो 0.39% क्षेत्रफल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें से कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान में जिला सुमेलित नहीं है? प्राचीन अंचल और वर्तमान जिला मतलब कौन सी जगह पड़ते हैं? सिवी जनपद जो चित्तौड़गढ़ में हुआ करता तो बिल्कुल सही है। अर्बुद सिरोही में बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और जांगलधर जो है ये बीकानेर में बिल्कुल सही है। सपाद लक्ष्य, सीकर और झुंझुनू, सपाद लक्ष्य पहले सांबर को बोला जाता था, ठीक है ना, तो सीकर और झुंझुनू नहीं है। तो सपाद लक्ष्य क्या होता था? सांबर में हुआ करता। सांबर जो चौहानों की मतलब स्थापना हुई थी, चौहानों का मूल स्थान भी माना जाता है, और यहीं पे चौहानों की शाखाओं का मतलब स्थापना हुई थी 551 जो वासुदेव चौहान ने की थी। तो सपाद लक्ष्य जिस टाइम बोला जाता था इसको, जो वर्तमान में सांबर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, अटल भूजल जो योजना है किसके वित्तीय सहयोग से लागू की गई है? अटल भूजल योजना, ठीक है ना,
किसके वित्तीय सहयोग से लागू की गई है। अटल भूजल योजना की अगर बात करें तो नवंबर 2019 में शुरू की गई थी ये, ठीक है ना। और इसका जो कार्य मुख्य क्या है कि ग्राउंड वाटर इंक्रीज करना है, मतलब जो अपना भूमिगत जल है उसका स्तर बढ़ाना है, ठीक है। तो इसमें सहायता कौन कर रहा है, तो इसमें विश्व बैंक सहायता कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, जिनमें से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है, विवाह से संबंधित नहीं है। जलवा पूजन बच्चे के जन्म पर, ठीक है ना, जो अन्न खिलाया जाता है या गांव में जो जिमाया जाता है, ठीक है ना, जो प्रतिपूज किया जाता है उसे जलवा पूजन कहते हैं। मोसर ये मृत्यु से रिलेटेड है। जडूला छोटे बच्चे के पहली बार जो बाल किसी भी उनके अपने खुद के जो आराध्य देवी देवता को चढ़ाए जाते हैं उसको जडूला कहते हैं। तो मूठ भराई जो होती है ये किससे संबंधित है, जो प्रथा है विवाह से संबंधित प्रथा है, ठीक है ना। तो मूठ भराई प्रथा जो है विवाह से संबंधित प्रथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, लट्याल माता का मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर अवस्थित है। लट्याल माता का मंदिर है जो है ये पड़ता है फलोदी जोधपुर में, ठीक है ना। और कहते हैं कि इसकी जो दीपक से ऊपर जो मतलब जो काली निकलती है उसके ऊपर से जो एक काजल बनाते हैं और काजल अगर आंखों में डाल दी जाती है आंखें उनसे सही हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये लट्याल माता का मंदिर फलोदी जोधपुर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं, ठीक है ना। 37 है लोकायुक्त। लोकायुक्त की बात करें तो लोकायुक्त पहली बार जो इसका अधिनियम पारित हुआ 1973 में हुआ था। और अगर पूछ ले राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त जो थे वो थे ID दुआ। वर्तमान में अगर पूछ लें तो वर्तमान में है PK लोहरा। और अब ये सवाल है कि इनमें से कौन से राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसमें मंत्री, विभागीय सचिव, राजस्थान विधानसभा सचिवालय के कर्मी और महालेखाकार और राजस्थान, इसमें आपको यहाँ पे कूट का चयन करना है। तो इसमें विभागीय सचिव और महालेखाकार राजस्थान ये इसके दायरे में नहीं आते हैं। अगर हम बताएं कि राजस्थान में लोक दायरे में कौन कौन नहीं आते, राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं आता, राज्यपाल नहीं आता, हाई कोर्ट के जो भी कर्मचारी होते हैं वो नहीं आते, महाधिवक्ता, महालेखाकार, विधानसभा के जो कर्मचारी होते हैं वो नहीं आते, RPSC का अध्यक्ष और RPSC के सदस्य ये इसके लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 38, वृहत राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया था, ठीक है ना। राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था 7 चरणों में हुआ था। तो वृहत राजस्थान की पूछ रहे हैं, तो वृहत राजस्थान जो था राजस्थान का चौथा चरण था, 30 मार्च 1949 को हुआ था। तो पहला चरण जो हुआ था तब जिसमें मत्स्य संघ का गठन हुआ था, ठीक है। दूसरे में राजस्थान संघ बना था, तीसरे में संयुक्त राजस्थान और चौथे में वृहत राजस्थान बना था। वृहत राजस्थान जो संगठन हुआ था इसका उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, जिसमें कि जो राजस्थान संघ था उसमें संयुक्त राजस्थान में जो बड़ी बड़ी 4 रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, ठीक है ना, ये 3-4 रियासतें और बीकानेर, इनको आपस में मिला लिया गया था। तो उस प्रकार जब सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका उद्घाटन करते समय कहा था कि लगभग राजस्थान का एकीकरण हो चुका है, इसीलिए हम 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के भंडार मिले हैं, ठीक है ना, बड़े भंडार मिले हैं पोटास के। पोटास के भंडारों की बात करें तो ये अभी हाल ही में नई खोज हुई है गंगानगर, बीकानेर, नागौर क्षेत्र में, ठीक है ना। तो इनमें यहाँ पे पोटास के बहुत बड़े भंडार मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, लास्ट है, मार्च 2022 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी थी, मार्च 2022 तक, ठीक है ना, मार्च 2022 तक। तो मार्च 2022 तक रेल मार्ग की अगर कुल लंबाई की हम बात करें तो राजस्थान में 5,998 किलोमीटर टोटल लंबाई है रेल मार्गों की, ठीक है ना। इस प्रकार हमने यहाँ पे 40 क्वेश्चन बताए हैं। ये सारे क्वेश्चनों में अगर आपको किसी भी ऑप्शन को डाउट हो तो आप हम कमेंट करके बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और ये RSMS बोर्ड के द्वारा जो JN का एग्ज़ाम हुआ था 18 मई 2022 में सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ये सभी क्वेश्चन RSMS बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं, हमने यहाँ पे सबको विश्लेषण किया है। आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ेंगे वो आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। एक तो इससे आपको स्तर पता चलेगा एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको पता चलेगा कि इन क्वेश्चनों का कितना वेटेज है और हम कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि इसी प्रकार की जो भी नई अपडेट हो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।